आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के इकाई 1 की। इससे पहले मैं इकाई 1 के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है, यानी कि पार्ट 3 हो गया यूनिट 1 का, जिसके अंदर आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं यूनिट 2 लेकर आऊंगी और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में पूरा यूनिट करा दूं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाती है। चैप्टर बड़े बड़े हैं ना, हिंदी के यूनिट्स बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मुझे पार्ट्स में करना पड़ता है। नहीं तो अगर वीडियो में एक ही वीडियो में आ जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में यूनिट 2 आ जाए। फिलहाल हम करते हैं यूनिट 1 का पार्ट 3, जिसमें कि यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में, उसकी ध्वनि, उसके उपभाषाओं के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा की ध्वनि व्यवस्था। भाषा की ध्वनि व्यवस्था मतलब कि जो भाषा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, वो एक व्यवस्था के रूप में जुड़ी हुई है। क्यों मैं बोल पा रही हूँ, मैं क के बाद ख क्यों बोलती हूँ, ग के बाद घ क्यों बोलती हूँ, तो ये पूरी क्या है, एक तरह से व्यवस्था बनी हुई है ध्वनि की। तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों व वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, इंग्लिश की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो हमारा जो वर्णमाला है ना, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब आप इस वीडियो को ना और स्किप मत करना, अच्छे से देखना, क्योंकि ना फिर कंफ्यूजन ना पूरी जिंदगी भर रह जाती है। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आप अगर इसे अच्छे से देखेंगे तो आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी स्वरों की। तो जब हम स्वर की बात करते हैं तो बेसिकली जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो छोटे अ से अनार से शुरू करके बड़ा अन खाली तक आते हैं, जो कि टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास 13। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्वरों की बात करूं कि स्वर कितने हैं, तो इसमें ना काफी वाद विवाद है। क्यों? क्योंकि कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं या फिर जो भाषाविद हैं वो मानते हैं कि 10 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन 10 स्वरों को ही वो मानते हैं कि ये स्वर हैं। उसके बाद कुछ भाषाविद ऐसे भी हैं जो कहते हैं 11 स्वर हैं, मतलब वो इन 10 के साथ एक री से ऋषि भी जोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ हमारे भाषाविद ऐसे भी हैं जो कहते हैं 12 स्वर हैं, और वो क्या करते हैं कि इन 10 स्वरों के साथ अंग से अंगूर और बड़ा अंग खाली भी जोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ भाषाविद 13 स्वरों को मानते हैं, जो कि इसके साथ क्या करते हैं, री से ऋषि, अंग से अंगूर और बड़ा अंग खाली, तीनों को इन 10 के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे आखिरी जो भाषाविद आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, स्वरों की संख्या 14 है। क्यों? क्योंकि ये है ना अ, जो हम ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं लेकिन बिंदु नहीं होती, सिर्फ चंद्र होता है, इसको भी वो स्वर मानते हैं। तो इस तरह से ये 10 और ये 4, 14 स्वरों को वो लोग कहते हैं कि स्वर हैं। लेकिन अब हम एग्जाम्स में ये तो लिख सकते हैं कि कुछ भाषाविद इतने मानते हैं, कुछ भाषाविद इतने मानते हैं, लेकिन हमें ये भी बताना होता है कि हम किसे मानते हैं, या सर्वमान्य रूप से किसको माना गया है। अगर एक को माना जाए तो किसे मानेंगे। तो सर्वमान्य रूप से हमने क्या माने हैं कि हमारे 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ एंड औ। ठीक है, तो इन 11 स्वरों को हम सर्वमान्य मानते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन उठ के आता है सीटेट में कि कितने स्वर होते हैं, तो आपको क्या करना है, 11 पे निशान लगा देना है। अब आता है स्वर के भेद। हमने स्वर कितने होते हैं ये तो पता कर लिया, स्वर के भेद कितने होते हैं और क्या होते हैं ये भी पता कर लेते हैं। तो स्वरों के 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कम समय में उच्चारित, यानी कि हम जल्दी से बोल दें, उसको बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि जो ये छोटे अ छोटी ई होता है ना, ये जैसे हम बोलते अ, इ, उ, रि, तो ये 4 क्या हो गए, हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें समय कम लग रहा है। इन चारों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब ज्यादा, लंबा, है ना, तो जिनको बोलने में हमें ज्यादा टाइम लगे, कम से कम मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है हमें इसे बोलने में।
तो इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें हमारे आ जाते हैं बड़ा वाला आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये टोटल कितने होते हैं 7, ठीक है। 7 और 4 कितने हो गए स्वर हमारे 11, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो है व्यंजन, है ना। मैंने कहा था ना 2 भेद होते हैं वर्णमाला में हमारे। स्वर हमने पढ़ लिया, अब हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजन का मतलब होता है वायु रुकावट के साथ मुंह से निकलती है, वही व्यंजन होते हैं। और ये हमारे शुरू होते हैं जब हमारा स्वर खत्म हो जाता है बड़ा अन्न खाली के बाद। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 तरह के व्यंजन आते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, जो कि होते हैं ये जो हमारी क वाली लाइन होती है, क, ख, ग, घ और ये अंग। तो 5 ये हो गए, 5 इधर हो गए, च से ले ए यहाँ तक, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो पूरा हमारा क, च, ट, त, प, कचट तप, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक लेनी हो मेरी तरफ से तो वो होगा कचट तप। आप कभी नहीं भूलेंगे। क वाली लाइन आएगी क से, फिर च से च वाली लाइन, ट से ट वाली, त से त वाली और प से प वाली लाइन। ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि स्वर व व्यंजन के बीच में स्थित होता है ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको कहीं ना कहीं इसमें स्वर भी नजर आएगा। इसमें क्या होता है कि उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, यानी जो हवा होती है, हम जो सांस ले रहे होते हैं उसमें हमें कम रुकावट होती है। जैसे कि हम बोलते हैं य, र, ल, व। तो हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने हो गए 4। तो ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इसे बोलेंगे तो हमारे मुंह से हवा रगड़ खाएगी, ठीक है ना, यानी हवा निकलेगी, या फिर गर्म हवा आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने में थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि श सपेरा वाला, फिर षटओन वाला, ह। आप बोल के देखिए हवा निकल रही होगी गर्म, ह, स, श, श, है ना। तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे चलते हैं। कुछ और टाइप्स दिए हुए हैं व्यंजन के, वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। गौण व्यंजन। गौण मतलब क्या होता है? गौण तो मतलब ये होता है छुपा हुआ। जैसे कि आपने पढ़ा ट, ठ, ड, ढ, न वाला, तो उसमें ड और ढ तो आपने पढ़ा होगा, ड से डमरू और ढ से ढक्कन। लेकिन इनके अलावा क्या आप जानते हैं कि अण और ढ नाम के भी 2 और व्यंजन है हमारे पास, जिसका प्रयोग हम करते हैं सड़क में और पढ़ना में। आप देखेंगे सड़क में ये वाला ड़ है और पढ़ना में ये वाला। तो इन्हीं दोनों को हम कहते हैं गौण व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये छुपे हुए होते हैं। इसके बाद आता है हमारा आगत ध्वनियां। आगत यानी जो कहीं से आई हुई ध्वनियां हो, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी से आए हुए शब्द होते हैं ना, हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदी, जिसे हम कहते हैं नुक्ता। और नुक्ता लगा कर पढ़ते हैं। जैसे कि क के नीचे बिंदी लगा दी, यानी नुक्ता लगा दी, हम पढ़े क और फिर ख, फ, ग, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो बाहर से आए हुए हमारे शब्द हैं उनके नीचे लगाते हैं, इसलिए इन्हें हम आगत ध्वनियां भी कहते हैं। एक और टाइप आता है हमारे पास संयुक्त व्यंजन का, यानी कि जो व्यंजन होते हैं लेकिन उनके अंदर 2 चीजें छुपी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, संयुक्त होती हैं। जैसे कि जब हम क्षत्रिय की बात करते हैं ना, छ से क्षत्रिय है, तो ये आधा क और श से षटकोण से मिला हुआ है। उसी तरह त्र जो है वो आधा त और र से मिला हुआ है। ज्ञ जो है वो आधा ज और इया से मिला हुआ है। और श्र जो है वो श से शलगम और र से मिला हुआ है। तो ये सीटेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है संयुक्त व्यंजन में आपको ये उठा के दे देंगे और उसके बाद आपको ये संधि विच्छेद दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, तो आपको निशान लगाना होगा। तो आप अगर डीएलएड का कोर्स अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं सीटेट के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज है बलाघात। अब ये बलाघाट क्या चीज है आप इसको आज ही समझ लीजिए, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर है ना हिंदी भाषा के, उसमें ये बलाघात बार बार आएगा, तो हम आज ही इसको क्लियर कर लेंगे। बलाघात का मतलब होता है उच्चारण के समय कहीं जोर देना और कहीं धीमा होना। क्यों? देखिए जब हम बोल रहे होते हैं या पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार हमें किसी किसी शब्द पे जोर देकर बोलना होता है। जैसे कोई नाम हुआ, कोई स्पेशल चीज हुई, और कहीं कहीं हम धीमा बोलते हैं।
तो इसे हम क्या कहते हैं, बलाघात। या अक्षर बलाघात भी हो सकता है और शब्द बलाघात भी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम अक्षर पे ज्यादा जोर देंगे तो वो अक्षर बलाघात हो गया, और शब्द पे देंगे तो वो शब्द बलाघात हो जाएगा। इसके बाद आता है अनुतान। आप इसको भी आज ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अनुतान भी आगे बहुत बार आएगा। तो अनुतान का मतलब है बोलने के सुर में उतार और चढ़ाव। उसी की तरह है बिल्कुल, जैसे आप बोलते बोलते धीमा कर देते हैं अपना स्तर, फिर जो है तेज कर देते हैं, तो इसे कहते हैं अनुतान, यानी तान के साथ बोलना। जैसे गाने में सुर और ताल होते हैं ना, कभी धीमे कभी कम कभी ज्यादा, उसी तरीके से। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार हमारे पास दो है, अंग से अंगूर और बड़ान खाली में जो ये विसर वो क्या बोलते हैं इसको, जो दो बिंदी लगाते हैं हम लोग, है ना। तो अंग से अंगूर, रंग भंग हो गया, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग जैसे नमः, इसमें क्या होता है, नाक से ध्वनि निकलती है। आप बोल के देखो नमः, तो आपकी नाक से भी ध्वनि निकल रही होती है। आगे चलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में क्या आ गया, हमारा एक ही आता है, वो है चंद्र बिंदु। इसमें क्या होता है, मुख और नाक दोनों से ध्वनियां निकलती हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार के अंदर अगर मैं बताऊं, शब्द विचार की बात करूं, तो शब्द विचार ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी ग्रामर, हिंदी ग्रामर उठ के आ गई है। जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, शब्द के भेद, उसकी संरचना, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं इन सबको इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकती, मैंने ना पहले से ही इन सबका अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो मैं क्या करूंगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां पे जाके संज्ञा से लेके संधि तक के अपने सारे हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। वो इतने बढ़िया नोट्स हैं कि आपको ना कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वहां से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भेद और कारक, संधि वंधि करेंगे तो ये सारा का सारा आपको वहां पे लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद आता है वाक्य विचार, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रही है कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण, है ना। उसके बाद एक टॉपिक है विराम चिन्ह, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विराम चिन्ह के अंदर सारे चिन्ह आ जाएंगे, चाहे वो प्रश्न सूचक हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जितने भी चिन्ह हैं हमारे हिंदी के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये है हमारा व्याकरण शिक्षण, ठीक है, आखिरी टॉपिक है ये इस यूनिट का, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है, हिंदी के साथ हिंदी व्याकरण भी जुड़ी होती है, हर भाषा के साथ अपनी व्याकरण होती है, इंग्लिश के साथ भी उसकी ग्रामर जुड़ी हुई होगी। तो व्याकरण शिक्षण क्यों है, हम व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना, इसके उद्देश्य क्या है, या फिर इसकी आवश्यकता क्या है, या इसका महत्व क्या है, तीनों एक ही बात है। अगर आपसे पेपर में उद्देश्य पूछे, आवश्यकता पूछे या महत्व पूछे, आपको सेम ही पॉइंट्स लिखने हैं। और इस यूनिट में आपको व्याकरण शिक्षण की विधियां भी पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा को अनुगमन करता है, यानी कि भाषा को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। भाषा पहले है, व्याकरण बाद में, बिल्कुल। जब एक बच्चा पैदा होगा वो भाषा पहले ग्रहण करेगा। आप यहाँ से सुनिए, बच्चा पैदा हुआ, उसने सुनना चालू किया, वो बोलना चालू करता है, वो व्याकरण नहीं देखता कि वो सही बोल रहा है या नहीं, वो जस्ट जो सुनता है वो बोलता है। तो कुछ भी हो, भाषा पहले होगी और व्याकरण बाद में। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन है, यानी शब्द का अनुशासन, कि जो शब्द है वो किस तरीके से रहेगा, अनुशासित रहेगा। मतलब कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा। जैसे आप वाक्य बनाते हैं, राम खाना खाता है, ये अनुशासन से शब्द लगे हुए हैं। मैं कहूं खाता है खाना राम, तो ये तो अनुशासन नहीं है ना, ये इसमें व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य सही नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये अपनी परिभाषा देकर कहा कि व्याकरण शब्दानुशासन है। अब पढ़ते हैं कि व्याकरण पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, या फिर महत्व क्या है, तीनों एक ही बात है। पहली बात, हिंदी भाषा की ध्वनि का ज्ञान। जब तक बच्चा व्याकरण नहीं पढ़ेगा ना, उसे हिंदी भाषा की ध्वनि का ज्ञान नहीं होगा कि किस वर्ड को या किस अक्षर को हमें कैसे बोलना है। जैसे बच्चे गलती करते हैं, जो स से सपेरा होता है उसको श से शलगम बोल देते हैं, कई बार शलगम वाले को स से सपेरा बोल देते हैं। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, वो यहाँ से क्लियर होती हैं, व्याकरण से।
शुद्ध उच्चारण में सहायक, बिल्कुल वही वाली बात है, बच्चा जो बोलेगा वो शुद्ध बोलेगा। वाक्य रचना में सहायक, हमें वाक्य बनाने में सहायता मिलेगी, बच्चे को मिलेगी जब हमें व्याकरण पता होगा। विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाएगा बच्चा जब वो व्याकरण जानता होगा। मैंने व्याकरण की सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स चेक करके वीडियो जरूर देखना। बलाघात व अनुतान की समझ, मैंने ऊपर बता दिया बलाघात और अनुतान क्या होता है। शब्द मुहावरे आदि की समझ, है ना, मुहावरे लोकोक्तियां क्या होती है, इनकी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। मैंने पूरा ग्रामर की वीडियो बना रखी है हिंदी की, आप उन्हें देख लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। छंद, अलंकार, रसों का ज्ञान, ये इनकी वीडियोस नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि जो व्याकरण पढ़ाने का ये एक उद्देश्य है कि बच्चा छंद, अलंकार और रसों को जान सके। व्याकरण द्वारा भाषा की समझ, बच्चों को कई बार क्या होता है, व्याकरण के द्वारा ही भाषा की भी समझ हो जाती है। भाषा के गुण और दोष पता चलते हैं। चिंतन, तर्क शक्ति और आलोचनात्मक बनता है बच्चा। मानसिक अनुशासन आता है बच्चे में। बच्चा शब्द संरचना कर पाता है और शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान भी बच्चे को होता है कि शब्द कहाँ से बनकर आए हैं। अब जो आखिरी है बिल्कुल, वो है व्याकरण शिक्षण की विधियां, कि कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस विधि से हम बच्चे को व्याकरण पढ़ाएंगे। तो जो सबसे पहली विधि है वो है आगमन विधि। मैं आपको बता दूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है, सरल से कठिन की ओर, यानी कि हम पहले बहुत ही इजी इजी एग्जांपल्स देंगे और फिर कठिन देंगे ताकि बच्चा समझ सके। देखो नीचे भी लिखा है कि पहले उदाहरण और फिर नियम। सबसे पहले हमें उदाहरण दे देंगे, बच्चे को बोर्ड पे लिख देंगे, उसके बाद हम नियम लिखेंगे और उसके बाद हम अन्य उदाहरण देंगे। और आगमन विधि में और क्या करते हैं, हम पूर्व ज्ञान के आधार पर शुरुआत करते हैं। बच्चों से ना पहले पूछना शुरू करते हैं, उन्हें जो पहले से पता हो। अगर मैं बात करूं स्टेप्स की आगमन विधि में, तो ये रहे वो स्टेप्स। हम नीचे की तरफ आते हैं, एरो मैंने बना रखा है। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुतिकरण, उदाहरण देंगे, उदाहरणों का विश्लेषण, उदाहरण को विश्लेषण करेंगे, नियमीकरण, नियम देंगे और परीक्षण, फिर देखेंगे कि बच्चे को आया या नहीं। दूसरी हमारी विधि है निर्गमन विधि। इसे हम कहते हैं सबसे सरलतम विधि, यानी सबसे इजी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले नियम फिर स्पष्टीकरण, मतलब पहले ही नियम बता देते हैं, फिर जो नियम होता है हमारा या जो परिभाषा होती है हमारे टॉपिक की उसे क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम उदाहरण देते हैं। ठीक है, इससे ये निर्गमन विधि भी दो तरह की होती है, एक होती है सूत्र प्रणाली, एक होती है पुस्तक प्रणाली। ये कुछ टफ चीज नहीं है। सूत्र प्रणाली का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी फॉर्मूला। मान लो मैंने पूरी परिभाषा ना लिख के संज्ञा की, बस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि लिख दिया, तो वो हो गया हमारा सूत्र प्रणाली, यानी छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अगर मैं पुस्तक प्रणाली कहूंगी तो विस्तार पूर्वक परिभाषा लिखूंगी, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा आगमन प्लस निर्गमन विधि, यानी कि इसके अंदर दोनों विधियां आ जाएंगी। इसे हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं, क्योंकि हम दोनों विधियों का प्रयोग करके विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उदाहरणों की व्याख्या व नियम, मतलब उदाहरण भी देते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं, फिर नियम बताते हैं। मतलब इसमें तीन चीजें होंगी, उदाहरण फिर व्याख्या। ये तो हमारा आगमन विधि हो गया। अब व्याख्या के बाद दोबारा उदाहरण, तो ये निर्गमन विधि हो गया, है ना। इसीलिए हम इसे आगमन निर्गमन दोनों ही विधि कहते हैं। अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि या फिर अव्याकृत विधि। इसमें क्या होता है कि हम बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान दे देते हैं, मतलब कि हम व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन हम फिर भी भाषा का ज्ञान दे देते हैं। जैसे कि बच्चा बोले और फिर वो सही बोले, हम उससे सही बुलवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये व्याकरण है। जैसे क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो व्याकरण को समझने योग्य नहीं होते इस विधि के अनुसार, ठीक है, छोटे होते हैं। तो व्याकरण के बिना ही हम उनको लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि समझा देते हैं कि जो लड़का का लड़की है वो क्या है, लिंग बदलो है, वो लिंग का परिवर्तन है ना। पुस्तक का पुस्तकें हो गया, हम ये नहीं बताते कि ये व्याकरण के अंदर आता है, हम बस बता देते हैं कि एक पुस्तक है तो पुस्तक और ज्यादा पुस्तक है तो पुस्तकें। उसके बाद बालक भाषाविदों के संसर्ग से सीखते हैं कि जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हमसे ही सीखेंगे कि हम कैसा बोल रहे हैं। इसके ना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं इस भाषा संसर्ग विधि के। क्योंकि देख लो, इसके अंदर हम व्याकरण तो बता नहीं रहे लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है व्याकरण अपने जीवन में ले आए।
इसके बाद जो आखिरी विधि है वो है प्रायोजित समन्वयन विधि, या फिर समवाय विधि, या फिर सहयोग विधि। बहुत ईजी है इसको पढ़ना। इसमें क्या करते हैं ना हम कि मौखिक व लिखित कार्य करते समय व्याकरण का ज्ञान दे देते हैं। मान लीजिए कि बच्चा ना सामने क्लास में खड़ा होकर चैप्टर पढ़ रहा है, कोई भी पाठ पढ़ रहा है, उसके अंदर जानवरों का नाम आ रहा है, तो मैं कह दूंगी कि देखो ये पशु का नाम है तो ये संज्ञा हुई, है ना। उसमें मेज आया, कुर्सी आया, तो मैं देखो ये वस्तु का नाम है तो ये संज्ञा हुई, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे करके बोल देते हैं, मतलब पढ़ाते समय या फिर लिखवाते समय हम साथ ही साथ व्याकरण भी बता देते हैं। पाठ देखो नीचे लिखा हुआ है कि पाठ पढ़ाते समय हम व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताकर हम बता सकते हैं कि ये संज्ञा होती है ना। तो ये थे हमारे व्याकरण शिक्षण की विधियां, और इसके ऊपर हमने पढ़ा कि ये महत्व क्यों है, क्यों ही जरूरी है। इसके अलावा इस जो यूनिट 1 में है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह सब कुछ है, मतलब हिंदी व्याकरण पूरी है। तो आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, किसी को भी क्लेरिफाई करना पड़ सकता है, किसी भी एक को, या फिर आपको जो है पाठ योजना बनानी आ सकती है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे बताओ। तो इसके लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स जरूर देख लें। एक बार मैं और ये नोट्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये था हमारे यूनिट 1 जो पूरा कंप्लीट हो गया। ये इसकी आखिरी वीडियो थी, वीडियो नंबर 3। इसके बाद मैं यूनिट 2 लेकर आऊंगी। आई होप कि आप